Students, today we start our class with a new chapter, that is friction, chapter number 12. As we have already studied about friction in our last chapter, forces. हमने friction के बारे में, हमने जो last chapter पढ़ा था उसमें भी friction के बारे में पढ़ा है. We studied that there are two types of forces, contact and non-contact forces, and contact forces are further divided into two types, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. हमने चैप्टर फोर्सेस में पढ़ा था कि जो फोर्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस. और कॉन्टेक्ट फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि उनको भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स में हमने फ्रिक्शन के बारे में या फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा था. इन दैट चैप्टर वी स्टडी दैट frictional force is acting between any surface and the object because of the irregularities, or it is the force that slows down or prevents things from moving. हमने पढ़ा था कि जो frictional force है वो किस वजह से एक्ट करता है, किसी भी surface या किसी भी object के बीच में presence होने वाली irregularities की वजह से उनके बीच में frictional force एक्ट करता है. या हम कह सकते हैं कि दो objects के बीच में जो irregularities प्रेजेंट होती है उनकी वजह से उनमें एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है. और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है या उसकी स्पीड को स्लो डाउन करता है. और इट प्रिवेंट्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग, या कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकने में, उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड लेट्स स्टडी मोर अबाउट द फ्रिक्शन. तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ते हैं. व्हाट इज फ्रिक्शन? You have already read about the force of friction. We experience friction in many of our activities in daily life. फ्रिक्शन हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉक कर रहे हो तो वो भी किस वजह से कर रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से कर रहे हो. अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक स्लिपरी फ्लोर पे चल रहे हो जो कि एकदम स्मूथ है, और एक आप बाहर रोड पे चल रहे हो जिसमें जो कि थोड़ा रफ है, या मैं अगर उस फ्लोर पे सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दूं, सॉफ्ट सॉल्यूशन डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, बहुत स्लिपरी हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, तो उस पर आप इजिली चल नहीं सकते, है ना. तो फ्रिक्शन आपका डेली लाइफ में भी यूज होता है. या अगर आपकी टीचर पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड पे वो लिख पा रही है, वो किस वजह से लिख पा रही है, क्योंकि बोर्ड और चौक के बीच में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है. आप कोई भी नेल दीवार में फिक्स करने की कोशिश करते हो, हम वॉल पे कोई भी नेल, आयरन नेल जो होते हैं वो फिक्स करते हैं ना, वो भी किस वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स है. अगर वो भी एकदम स्मूथ हो, फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, क्या आप ग्लास में कोई आयरन नेल फिक्स करते हो, नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा. तो आप वॉल में दीवार पे फिक्स कर पाते हो, वो किसकी वजह से कर पाते हो, फ्रिक्शन की वजह से. तो ये सब फ्रिक्शन के एग्जांपल थे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. नाउ रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, डज इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम? दिस शोज दैट सम force must be acting on the ball, which makes the ball slows down. This is the force of friction. It is obvious that this force must be acting in a direction opposite to the direction of motion of the ball. अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप कोई एक बॉल है उसको ग्राउंड पे, या एक बॉल को रोल करो, मतलब एक आपको बॉल, फुटबॉल है, कोई भी नॉर्मल बॉल है, आप उसे जब ग्राउंड पे रोल करोगे तो आप देखोगे कि उसकी धीरे धीरे स्पीड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो आपकी बॉल की जो मूवमेंट है, उसका मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा. तो ये किस वजह से हुआ है, ये हुआ है फ्रिक्शन की वजह से, कि ग्राउंड और बॉल जब आपस में कांटेक्ट में आई तो उनके बीच में एक फोर्स था जो कि फ्रिक्शनल फोर्स था. तो उसकी वजह से जो बॉल है वो धीरे धीरे स्टॉप होती गई. और उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्यों था, क्योंकि उनके बीच में इररेगुलरिटीज थी. उनके सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, रफ होते हैं, और रफ होने की वजह से उनके सरफेस के बीच में इररेगुलरिटीज थी. उन इररेगुलरिटीज की वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी भी मोशन को अपोज करता है. अपोज का मतलब क्या है, उसके मोशन को रोकता है. तो वो जब उसका मोशन रोकता है तो धीरे 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 आपकी बॉल की स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब आपकी बॉल बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी. एंड द फोर्स ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट होगी देन द डायरेक्शन ऑफ
फोर्स, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है और दूसरी साइड से उसे कोई कैच कर रहा है, उसको स्टॉप करनी है वो बॉल, तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाके उसे कैच करेगा ना, तभी वो स्टॉप होगी। अगर सेम डायरेक्शन में हम भी उस बॉल को हिट कर देंगे तो वो क्या होगा, और स्पीड से आगे जाएगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर हमें किसी चीज को स्टॉप करना है, उसके मोशन को रोकना है, तो उसकी स्पीड हमेशा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका अपोज करता है मोशन को, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होती है एक दूसरे से। Friction tries to stop a moving object. What else can the force of friction do? Let us see in the following activity. अब आपने पढ़ा जो फ्रिक्शन है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है। इसके अलावा फ्रिक्शन के क्या क्या यूजेस है, फ्रिक्शन क्या क्या करता है, वो हम इस एक्टिविटी में पढ़ते हैं। Push a heavy box and try to move it from left to right. Does it move when you apply a small force? Applied is greater than the force of friction. Force on it. Now increase the force until it starts moving. Now push the box from the opposite side and try to move it from the right to left. Are your observation the same as before? अब इस एक्टिविटी में आपको कहा है कि जैसा आपको दिखाया हुआ है कि एक बॉय है या एक मैन है, इस बॉक्स को से मूव करना है। तो पहले वो थोड़ा जो फोर्स जो लगा रहा है वो कम फोर्स लगा रहा है, तो जो बॉक्स है वो मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो ये जो सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में एक फोर्स होता है जो कि क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में है वो ज्यादा है देन द फोर्स ही अप्लाइड, क्योंकि वो जो फोर्स लगा रहा है वो कम फोर्स लगा रहा है। अगर उसे उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉक्स को मूव करना है तो उसको उस पर्सन को फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अपना फोर्स अप्लाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई स्मॉल बॉक्स दे दिया तो आप उसको इजीली मूव कर देते हो, लेकिन अगर आपको कोई अलमीरा को मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर आप अकेले मूव नहीं कर पा रहे तो आपको अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वही है कि फ्रिक्शनल, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। नाउ अगर वो फोर्स अपना लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लगा रहा है, अगर वो अपना फोर्स लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए कि अगर कोई भी पर्सन राइट टू लेफ्ट फोर्स लगा रहा है, राइट साइड से लगा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है वो आपके फोर्स अप्लाइड से अपोजिट होती है। अगर कोई पर्सन राइट साइड से पुश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड से एक्ट करेगा। अगर कोई पर्सन किसी बॉक्स को लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका राइट साइड से एक्ट करेगा। नाउ व्हाट प्रिवेंट्स द बॉक्स फ्रॉम मूविंग इनिशियली, जो मैंने अभी आपको समझाया इस एक्टिविटी के बारे में, वही ये यहाँ पे लिखा है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था। यू हैव टू अप्लाई सफिशिएंट फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिफोर द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। आपको उसको मूव करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। Here also the force of friction acts in direction opposite to the direction in which the object tends to move. If you push from left to right, then the force of friction acts from the right to left. If you push from right to left, then the force of friction acts from the left to right. The above two activity shows that the force of friction always opposes the motion of the object. It tends to stop a moving object. It also tends to prevent a stationary object from moving. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पहला एग्जांपल दिया था जिसमें आपने एक बॉल को रोल किया था ग्राउंड के ऊपर, तो उसमें उसने क्या किया था, उसकी मोशन को, उसकी स्पीड को धीरे धीरे स्लो किया और एक टाइम आ गया जब उसने उसको स्टॉप कर दिया। तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है। और जैसा कि अलमीरा वाला एग्जांपल था वो स्ट्रेट एक जगह पे फिक्स थी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन पे है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, उसको स्टेशनरी भी रखता है, मतलब एक जगह पे स्टेशनरी भी रखता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग।
तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी प्रिवेंट कर रहा था कि वो मूव ना कर पाए। आपके सरफेस और अलमीरा के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रही थी, तो आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो ये आपके मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप करता है और किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो रेस्ट पे है उसको भी मूव करने से प्रिवेंट करता है। We can therefore define friction as friction is a force that slows down moving object or prevents stationary object from moving. तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो आपका फ्रिक्शन है वो एक फोर्स है, that is frictional force, जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है उसको मूव करने से प्रिवेंट करता है। Now, what causes friction? We have seen that friction is a contact force. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने फोर्स चैप्टर में पढ़ा ही था कि फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट फोर्स में हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट नहीं आएंगे तो उनके बीच में कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। It acts when one surface moves or tries to move over another surface. Observe the surface of a table with a powerful magnifying lens. You will notice that it is rough and has a very small irregularities in the forms of grooves and ridges. You can see that the grooves and ridges more clearly on a rough surface such as that of a sandpaper. When one surface moves over the another, these grooves and ridges get caught up with each other and slows down the motion. This causes the friction. अब आपने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन है, दो ऑब्जेक्ट आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में ऐसा क्या होता है कि उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो जब दो फोर्सेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में ऐसी इरेगुलरिटीज होती है। रफ सरफेस पे आप देख पाते हो, फॉर एग्जांपल सैंड पेपर, तो उस पे आप देखोगे इनके बीच में इरेगुलरिटीज होती है। लेकिन जो बेसिकली आपको बिल्कुल प्लेन दिखते हैं, आपको लगता है कि ये स्मूथ है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उनको भी ऑब्जर्व करोगे तो उनके बीच में भी इरेगुलरिटीज होती है। इनको हम बोलते हैं ग्रूव्स। ग्रूव्स मींस ये वैली जो है नीचे की तरफ है, गहराई में जो होता है, और रिजेस मतलब ये हिल्स जो ऊपर की तरफ जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रूव्स एंड रिजेस। या आप इनको अप एंड डाउन्स भी बोल सकते हो, इरेगुलरिटीज भी बोल सकते हो, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में हम बोलते थे, कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका दो सर्फेसिस है, तो ये आपका नीचे वाला सर्फेस है और ये अलमीरा का सर्फेस है, तो ये ऐसे इंटरलॉक हो जाती है आपस में, इनकी इरेगुलरिटीज है, ये इंटरलॉक हो जाती है और इंटरलॉक हो जाने की वजह से ये मूव नहीं कर पाते। ये मान लो नीचे वाला आपका ग्राउंड का था और ये ऊपर वाला आपका अलमीरा का है, जो कि मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये दोनों आपस में जब लॉक हो जाते हैं सरफेस, ठीक है ना, तो ये मूव नहीं कर पाते, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके मोशन को स्टॉप करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि आप अपने हैंड्स की दोनों फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करो। अगर आप दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक कर लोगे और एकदम से टाइटली उनको पकड़ लो, तो अगर कोई भी पर्सन आपके दोनों हाथों को दूर दूर करना चाहता है, उनको सेपरेट आउट करना चाहता है, तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी जो दोनों फिंगर्स है वो आपस में इंटरलॉक हो गई है, ठीक है ना। तो यही से इन दो सरफेस के बीच में होता है कि उनके बीच की जो इरेगुलरिटीज है, ग्रूव्स और रिजेस है, आपस में इंटरलॉक हो जाती है, और इंटरलॉक हो जाने की वजह से उनमें एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से अगर किसी को वो ऑब्जेक्ट अब मूव करना है तो उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपके दोनों हाथ आपने सिर्फ ज्वाइन किए, जैसे कि आप प्रेयर करते हो तो दोनों हाथों को सिर्फ ज्वाइन करते हो ना, तो कोई भी सेकंड पर्सन आएगा और आपके दोनों हाथों को इजीली सेपरेट आउट कर पाएगा। लेकिन अब आपने अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया है, एक दूसरे में अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया है, अब उसको आपकी दोनों हैंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही है, अगर दो ऑब्जेक्ट स्मूथ है तो वो इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर सरफेस रफ है तो उसमें क्या होगी, इरेगुलरिटीज होगी, और इरेगुलरिटीज होगी तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो अब उसको उससे ज्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। Now this means that smoother our surface is, the lesser will the force of friction on it. To see if this is true, we need to measure
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी कैन इजिली डू दिस बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो जैसे मैंने अभी आपको फिंगर्स वाले एग्जांपल से भी बता दिया कि अगर आपके हाथ सिर्फ जॉइन है तो कोई इजीली सेपरेट आउट कर सकता है, अगर आपकी फिंगर इंटरलॉक है तो किसी को भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको आपके हैंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए। तो ऐसा ही एक और एग्जांपल, अगर आप किसी भी प्लेन सरफेस पे, जो आप फ्लोर पे बच्चे स्किट करते हैं ना, स्लिप करने की कोशिश करते हैं तो इजीली स्लिप कर जाते हैं, लेकिन अगर आप बाहर रोड पे स्लिप करने की कोशिश करोगे तो क्या आप स्लिप कर सकते हो? नहीं, क्योंकि बाहर रोड पे क्या होता है, वो रफ सरफेस होता है, उसमें इरेगुलरिटीज होती है, तो वहां का फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हमारा फ्लोर का। अगर मैं उसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दूं तो वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, उसकी जो इरेगुलरिटीज है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो उस पे आप इजीली स्लिप कर सकते हो। तो वही अगर स्मूदर जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उस पे फ्रिक्शन उतना ज्यादा लेस होगा, तो आप इजीली मूव कर सकते हो। अगर आपका रफ सरफेस है तो उस पे इरेगुलरिटीज ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो उस पे मूव भी आप इजीली नहीं कर सकते। नाउ स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से भी हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से भी हम फ्रिक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। पहले स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है वो पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस दैट मेजर्स फोर्स. It uses the principle that greater the force, the greater is the extension that the force produces in the coil spring. It consists of a coil spring with a pointer attached to it. As the spring is stretched, the pointer moves, and on a gradual scale, the reading on the scale gives the magnitude of the force. आपका जो ये स्प्रिंग बैलेंस होता है वो एक मेजरिंग डिवाइस है, उसकी हेल्प से आप किसी भी फोर्स को या वेट को मेजर करते हो। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, आपकी एक स्केल होता है और एक स्ट्रिंग होती है, और उस पर एक पॉइंटर भी होता है, जैसे रेड कलर से डिनोट किया हुआ है। तो जैसे ही आप उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मूव करना, उस पे तो स्प्रिंग बैलेंस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करना चाहते हो, तो जब ये स्ट्रिंग है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच होती है, और जब वो स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है तो उसके साथ जो पॉइंटर अटैच है वो भी मूव करता है। तो वो जस्ट भी स्केल पे आके स्टॉप होता है, जैसे यहाँ आके स्टॉप हुआ या यहाँ आके स्टॉप होता है, तो आप जो साइड में उसके रिस्पेक्टिव में एक स्केल लगा हुआ है, वहां से आप वो फोर्स जो है वो मेजर कर सकते हो कि कितना फोर्स है या कितना वेट है। तो इस टेबल में जिसमें हमने एक फ्रिक्शन टेस्टर बनाया है, इसमें हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है और एक ब्रिक ली है। तो हमने उस ब्रिक को एक स्ट्रिंग से, एक थ्रेड से टाई कर दिया है, और उस थ्रेड का जो दूसरा एंड है वो हमने स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर दिया है। तो पहले हमने इस ब्रिक को एक रफ सरफेस पे रखा है, और हमने अब स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से इसे मूव करने की कोशिश की। तो अब रफ सरफेस पे आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो जिस टाइम पे ये आपकी मूव कर जाते स्टार्ट होती है, जस्ट मूवमेंट उसमें स्टार्ट होता है, उसमें मोशन जस्ट वो मूव होती है, तो वहां पे हम इसका जो फोर्स है वो नोट कर लेंगे। अब हम इसी ब्रिक को एक प्लेन सरफेस पे रखते हैं, स्मूथ सरफेस पे रखते हैं, जहां पे फ्रिक्शन कम होगा। अब हम सेम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से उसे भी मूव करने की कोशिश करते हैं। जब आप उससे स्मूथ सरफेस पे मूव करोगे तो वहां पे भी जहां ये रीडिंग शो करेगा, जब ये ब्रिक मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो वो हम फोर्स की वैल्यू नोट कर लेंगे। तो अब आप दोनों फोर्स की रीडिंग को जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो स्मूदर सरफेस पे आपको फोर्स लगाना पड़ा वो लेस है एज कंपेयर टू द रफ सरफेस, क्योंकि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और स्मूथ सरफेस पे आपका फोर्स कम है तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हो। नाउ आप इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हो। इसी ब्रिक को आप एक बार पेपर से रैप करके, अपना जो नॉर्मल पेपर होता है उससे रैप कर सकते हो। अब उसको मूव करने की कोशिश करो, और एक बार इसी को पॉलिथीन से रैप करो, तो पॉलिथीन आपकी पता है आपको स्मूथ होगी, बाहर से उसका सरफेस स्मूथ होगा, तो उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज है वो भी क्या हो जाएंगी, इरेगुलरिटीज जो उसके बीच में ग्रूव्स और रिजेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, और उन ग्रूव्स और रिजेस के डिक्रीज होने की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से वो इजीली मूव कर पाएंगी। तो आप इस ब्रिक से इस फ्रिक्शन टेस्टर से अलग अलग सरफेसेस का फ्रिक्शन चेक कर सकते हो।
नाउ ये आपको दिखाया हुआ है कि स्मूथ सरफेसेस में आप देख सकते हो कि स्मूथ सरफेसेस में कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी इरेगुलरिटीज, ग्रूव, रिजेस नहीं होते, इनका एकदम स्मूथ सरफेस होता है, तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर पाएगा। इवन रफ सरफेस पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, और इरेगुलरिटीज की वजह से यहाँ पे ये जब आपस में इंटरलॉक कर जाएंगी तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आप इसे इजीली मूव नहीं कर सकते। नाउ जैसा कि आपने पढ़ा कि जो स्मूथ सरफेस है, आप कहते हो कि ये सरफेस स्मूथ है लेकिन इस पे भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, तो बेसिकली वो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं होता। जब जैसे कि इस पिक्चर में आपको ये बॉक्स और सरफेस का जो सरफेस दिख रहा है वो एकदम स्मूथ दिख रहा है, बट जब हमने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से मैग्नीफाई करके देखा तो इसमें भी कुछ ग्रूव्स और रिजेस थे, मतलब कुछ अप एंड डाउन थे। तो जहां से हमें पता लगा कि जो हमें अपनी नेक्ड आई से, नॉर्मल आई से स्मूथ दिख रहा था, एक्चुअली में वो स्मूथ नहीं था, उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज थी, इसलिए हमें उस पर भी फोर्स एक्ट करना पड़ा, उसको कुछ मूव करने के लिए कुछ फोर्स हमें उस पर लगाना पड़ा। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पे लेस होता है और रफ सरफेस पे ज्यादा होता है। फ्रिक्शन आपको किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में हेल्प करता है और किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव ना करे उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोक के रखता है, इसलिए आपको उसको मूव कराने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है जो कि फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। और आपने ये भी पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है देन आर फोर्स अप्लाइड। जो आप फोर्स अप्लाइड करते हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन उससे, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। अगर मैं राइट साइड से पुश करूंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड से होगी। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।